नमस्कार मित्रों, आप चाय और समीर के इस चौपाल में आज आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपसे बात शुरू करने से पहले कुछ 2-3 लाइनों को इसलिए बोलना चाहेंगे ताकि आपको इसका मजमून मिल जाएगा कि आज हमारे सब्जेक्ट का मूल क्या है। तो वो यूं है कि हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। कुछ ऐसा ही जीवन है हमारे हिमालय का, जहाँ संघर्ष दैनिक जीवन का पर्याय है और ये संघर्ष हमारे आत्मबल को अनजाने में मजबूत करता चलता है। और इसका फ़र्क अब ज़्यादा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इस कोविड के समय में, इस लॉकडाउन में तमाम हमेशा नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं, अवसाद की, आत्महत्याओं की। उससे लगता है कि जो जीवन महानगरों का है, जिस चमक दमक को देख करके हम सब भागने की कोशिश करते हैं उन शहरों की तरफ, वहाँ का वो परिवेश कितना खोखला है कि थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होता है तो हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। उसके उलट जो हमारा हिमालयी परिवेश है वो हमको अनजाने में मजबूत करता रहता है, हमको इसके लायक बनाता है कि कोई भी कठिनाई आए, कैसी भी ऊंची ऊंची परिस्थितियाँ आए, हम उसको झेल सकें। इस सब को अपनी शक्ति मान करके हम हिमालय में, हम पहाड़ के लोग जीते हैं। और इस का प्रतिनिधित्व करेंगे आज जो हमारे नए मेहमान हैं, श्री प्रीतम नेगी जी। वो किस तरीके से अपनी पूरी जब कहानी सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने पहले 4 लाइनें बोली हैं वो कितनी खरी उतर रही हैं उनके ऊपर। हिमालय की एक खास बात और भी है, यहाँ पर अगर हमारे अंदर कोई सपना जगा, हमारे अंदर कोई शौक जगा, तो उसे सिखाने के लिए कोई भी ऐसा माध्यम, ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं मौजूद हैं जो आपको रिफाइन कर पाए। यहाँ हर कोई एकलव्य की तरह स्वाध्याय करते हुए इस नेचर को अपना गुरु मान करके सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो हो सकता है कि जो शहरों में बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही परिष्कृत लोग दिखते हैं उनके मुकाबले वो थोड़े हल्के दिखें, पर ये ठोस और भरोसेमंद होते हैं इनके हुनर। ऐसा ही हुनर आज आप फिर देखेंगे प्रीतम नेगी जी में, जो पिछले 40 सालों से इस प्रकृति को अलग अलग तरीक़ों से अपने कैमरे में कैद करते हुए, टेक्नोलॉजी के बारे में खुद अपना ज्ञान बढ़ाते हुए, खुद से सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी वो हज़ारों दफ़े इस हिमालय को अलग अलग एंगल से जब उसकी फ़ोटो खींचते हैं, कभी थकते नहीं, क्योंकि हिमालय इनको हमेशा आश्चर्यचकित करता है। साथ साथ जिस परिवेश में आप रहते हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। पौड़ी ज़िले के इस छोटे से एक हिल स्टेशन खिरसू इतना रमणीक और मनमोहक है कि वो उनका एक शिक्षक के तरीके से भी उनके जीवन में रहा है। वहाँ का परिवेश, वहाँ की चीज़ें उनके जीवन में एक शिक्षक की तरह रही। वहाँ हर रोज़ सुबह उठते हुए वो पर्वतमाला, जो 300 किलोमीटर लंबा चांदी सा चमकता हिमालय दिखता है, वो उनकी इंस्पिरेशन है। वो हमेशा उनको उसी जगह से जुड़े रहने में और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। साथ साथ मैं ये यहीं पे कह देना चाहूँगा कि जो हमारे पहाड़ में युवा हैं वो एक गुण इनसे उठाने की कोशिश करें कि ये जो निरंतरता है और जो लगन है और जो मेहनत है, इन सब को अपने अंदर धारण करें, ताकि जो भी वो संकल्प लें, जो भी वो सपना देखें, उसे पूरा करने की पोजीशन में आए। तो मैं बहुत देर का समय आपका नहीं लूँगा, मैं बीच से हटना चाहूँगा ताकि उतनी ही रोमांच से भरी हुई कहानी आप उन्हीं के मुंह से सुने, श्री प्रीतम नेगी जी के मुंह से, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक नायाब पर्सनालिटी, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, आप उनके कहे हुए शब्दों के मूल पे जाइएगा, तरीके पे मत जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो मैं बीच से हटना चाहूँगा, धन्यवाद। और मैं भी आपके साथ में उनको सुनना चाहूँगा, आप भी सुनिए धैर्य के साथ में, आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। शुक्रिया। सभी दोस्तों का अभिवादन, समीर जी को प्रणाम और सोहम हिमालयन सेंटर मसूरी, जिनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ।
और जिन्होंने मुझे इस आप चाय और समीर कार्यक्रम पर आमंत्रित किया, उनका मैं विशेष रूप से अभिवादन और प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ ही कविता शुक्ला जी का भी और योशिता रत्नाम जी का भी। मैं पेशे से फोटोग्राफ़र हूँ, नेचर फोटोग्राफ़र, और फोटोग्राफी मेरा शौक़ भी है। बरसों से मैं यही काम करता आता हूँ, बचपन से लेकर अब तक मेरी फ़ोटोग्राफी मेरा बड़ा शौक़ रहा है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के खिरसू से हूँ। खिरसू एक छोटा सा कस्बा है, किंतु प्रकृति ने यहाँ पे खूब खूबसूरती दी है, बहुत खूबसूरती। कभी आप आएँ तो यहाँ की शांत वादियाँ आपको निराश नहीं करेंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यद्यपि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ आने में कोई निराशा नहीं होगी। बहुत सुंदर है, शांत इलाका है। यहाँ से हम अगर चाहें तो हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, जंगलों में घूम सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। और हिमालय तो यहाँ आकर्षण का केंद्र है ही। यहाँ से लगभग 300 हिमालय की चोटियाँ, अनाम चोटियाँ, जिनका कि मैं नाम भी नहीं जानता, बहुत सारी चोटियों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, वे दिखाई देती हैं। और ये बहुत खूबसूरती है। मैं बचपन से 55 पे आने वाला हूँ, किंतु हिमालय का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। तो फोटोग्राफी मेरा लगातार चलता रहा, इसे कम नहीं होने दिया मैंने। मैं आज भी अपने पुराने कैमरों से लेकर के आज भी अपने कैमरों से काम किया करता हूँ। प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा करता हूँ। विशेषकर प्रकृति में जो रंग होते हैं उनको मैं ज़्यादा उतारता हूँ। प्राकृतिक रूप से जो मुझे अच्छा दिखता है उसे मैं खींच लेता हूँ। जब कभी मुझे प्रकृति अपने अच्छे रूप में दिखाई देती है तो मैं कैमरा पकड़ता हूँ और उसे खींच लेता हूँ, और फिर कभी कभी शेयर भी कर देता हूँ। करंट में मैं अपने छोटे कैमरा D850 से काम करता हूँ। ये मेरा फ़ोटो खींचने का हथियार है, काफ़ी अच्छा है। मैं इससे बड़ा प्रभावित हूँ। निकॉन का सबसे बढ़िया कैमरा मुझे ये लगा, DSLR कैमरा। और साथ ही मैं कभी कभी वीडियो भी बना दिया करता हूँ। वीडियो के लिए मेरा अपना एक छोटा कैमरा है, जिस पर मैंने इस समय बड़ा लेंस लगाया है, निकॉन Z6 का G6। ये बढ़िया कैमरे हैं जिनसे मैं अपना काम कर लेता हूँ। साथ ही मेरा रोजगार भी इसी से चलता है। मैं प्रकृति की फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ, कुछ विभागों से भी जुड़ा हुआ हूँ। स्टेट बैंक, सूचना विभाग और पर्यटन विभाग से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ भी मैं अपना काम करता रहता हूँ, जिससे मेरा रोज़गार चलता रहता है। मगर ये मेरा शौक़ था और शौक़ ही मेरा रोज़गार बन गया। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, तब ये ज़माना नहीं था जैसा आज का ज़माना है। तब साइकिलें, बाइकें, स्कूटर, कारें ये नहीं हुआ करती थी। 1-2 बसें आती थी, वही चलती रहती थी। और हमें बड़ा कौतूहल होता था जब किसी ड्राइवर को हम देखते थे बस में बैठे हुए कि कैसे चलाता है। तो ये हमारे लिए सारी कल्पना की बातें थी कि हम कभी कार चला पाएंगे या खरीद पाएंगे, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब बदल गया। हवाई यात्रा हमारे लिए बड़ी कल्पना की बातें थी। हवाई जहाज़ में उड़ना या हेलीकॉप्टर में उड़ना बड़ा टफ काम था हमारे लिए, बड़ा कल्पना की बातें थी कि हम नहीं उड़ सकते थे। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम हवाई यात्रा कर सकें। किंतु अब तो दर्जनों बार हम ऐसा कर चुके हैं, तो अब तो एक सामान्य सा लगता है, किंतु तभी बड़ा कौतूहल का विषय था। तो मेरी फ़ोटोग्राफी की शुरुआत 1980 के दशक से शुरू हो गई थी। 80 के उत्तरार्ध से छोटा सा कैमरा, कोडक, प्लाटून, जेनिथ और कोनिका ऑटो रिफ्लेक्स T4। इसके साथ साथ मेरा सपना था एक बार कि मैं उस समय अच्छा कैमरों में एक कैमरा चलता था जिसका नाम था पेंटेक्स K1000। ये मेरा पहला प्रोफेशनल कैमरा था जिससे मैंने वास्तव में प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी शुरू की। और पढ़ाई से लेकर के जब शुरुआत हुई पढ़ाई का दौर, और जब मेरी पढ़ाई समाप्त हुई, तब तक मैं अपने छोटे मोटे कैमरों से काम करता रहा।
ये बड़ा कौतूहल था कि जब मैं अपनी फ़ोटो खींचता था, किसी पहाड़ की खींचता था, और तब ये मुझे दिखती थी बाद में, कभी कभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब मैं रोल फिल्म डेवलप करता था, उसके बाद ही मुझे उसका रिजल्ट दिखता था कि मैंने कैसे खींचा, प्रकृति को कैसे देखा है। और ये बड़ा मुझे रोमांचित करता था। इसी के कारण मैं इस व्यवसाय में आया और ये मेरा रोज़गार का साधन भी बना। बाद में 1988-89 के बाद में मैंने अपने पसंदीदा कैमरा K1000 पेंटेक्स का ये ख़रीदा। इससे बहुत काम किया, अच्छा कैमरा लगा। उस समय का ये बहुत अच्छा कैमरा था, लेकिन साथ ही साथ तकनीकी तो बदलती है। फ़ोटोग्राफी के क्षेत्र में तकनीक बड़ी तेज़ी से बदलती है। मैनुअल फोकस कैमरे की जगह ऑटो फोकस कैमरों ने जगह ले ली, और मैंने निकॉन एक कैमरा F90X, सबसे पहला मैंने ऑटो फोकस कैमरा ये लिया था। तो इससे मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने दूसरा कैमरा यही लिया। फिर उसके बाद मुझे और अच्छा लगा कि मैं एक नया मॉडल आया निकॉन F100, इससे भी काम किया। ये बड़ा अच्छा कैमरा था। फिर दूसरा कैमरा भी लिया, तीसरा भी लिया। फिर सन 2000 के हेर फेर ये डिजिटल युग भी शुरू हो गया। तो डिजिटल में भी फिर मैं अपने देखता रहा कि मैं क्या लूँ। समय शुरू में D70, D70S, D80, D40, D60, ये सारे कैमरे मैं ख़रीदता गया और यूज़ करता गया। और मेरे साथ जो काम करते थे मैं लड़कों को देता गया इनको। फिर दूसरे कैमरे में लेता गया। इससे मेरा ये शौक़ जो था रोज़गार में चलता गया, अभी तक चलता गया। और करंट अभी मैं 850 निकॉन D850 और Z6 से मैं अभी काम करता हूँ, और अच्छा लगता है जब मैं इन चीज़ों से काम करता रहता हूँ। मैंने इसके साथ साथ कई लेंसेज भी रखे हैं जिनसे मेरा काम आसान हो जाता है। प्रकृति को मैं अलग अलग निगाहों से देखता रहता हूँ। लेंसेज में सबसे बढ़िया, सबसे यूज़फुल लेंस लगता है मेरे को निकॉन का 80-200 लेंस। इसमें दूसरा मॉडल 70-200 भी है, लेकिन ये मैं 80-200 ज़रा सस्ता लगा इसलिए मैंने ले लिया। ये बढ़िया है, अच्छा लेंस लगा। इसके साथ मेरे ज़्यादातर यूज़ करने वाला ये जो लेंस है, ये 2470 f2.8 का, ये बढ़िया लेंस एकदम से बहुत सुंदर। इससे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया, प्रोफेशनल लेंस, जिनसे कि मैं प्रकृति को अच्छी तरह से देख सकता हूँ। अन्य भी काम करता रहता हूँ मैं इससे। इसके बाद ये 2470 S लेंस है। एस लेंस अभी नए बने लेंस हैं। ज़्यादातर मैं वीडियो में इसका उपयोग करता हूँ। ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, मॉडरेट फास्ट है, इतना फास्ट नहीं है। तीसरा मैं जो लेंस इस्तेमाल करता हूँ मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, ये मेरा 105 mm का निकॉन f2.8 1:1 मैक्रो लेंस है। इससे मैं वर्तमान तक फोटोग्राफी करता रहता हूँ। कभी कभी मुझे प्रकृति में बड़े वाइड शॉट लेने पड़ते हैं, इसके लिए मैं अपने 16-35 mm 1635 निकॉन का 1635 f4 लेंस में इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफी मेरा शौक़ ही रहा और आज तक चलता आ रहा है। लेकिन तब 1980 का दशक, 1990, इवन कि 2000 तक भी ब्लैक एंड वाइट का बड़ा प्रचलन था। तब मेरे पास एक याशिका का 635 कैमरा था, 120 फॉर्मेट में था, जिसमें कि 10-12 फ़ोटो आ पाती थी। और उसको सीखना मेरा सपना रहा शुरू में कि किस तरह से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाई जाए। तो बेरोजगारी के दौर में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं जैसे पौड़ी आया, तो पौड़ी में मुझे थोड़ा सा काम सीखने का मौका मिल गया। जहाँ मैंने काम सीखा तो वहाँ डार्क रूम से प्रिंट बना के ले आते थे हमारे कारीगर साहब। और डार्क रूम से जब वो बाहर लाते थे प्रिंट को, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे बना करके ला रहे, किस तरह से लेके आ रहे, कैसे बनाते हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि अंधेरे में करते क्या है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि नहीं, डार्क रूम में नहीं जाना है। डार्क रूम में जाने की बिल्कुल मनाही कर दी। तो काफ़ी समय तक ये चलता रहा। बाद में वो हमारे काम से प्रभावित भी हुए और उन्होंने फिर अंदर जाने की छूट भी दी। कुछ मुझे इसमें साहित्य भी मिला, किताब जो फ़ोटोग्राफी से संबंधित किताबें थी वो मैंने पढ़ी, उनमें उससे मुझे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी सीखने को बड़ा मिला। बहुत सारी टेक्निक मिली। तो मैं फिल्मों पे टचिंग करना, रिटचिंग करना, रोल को डेवलप करना और प्रिंट करना, इसका मैं अच्छा उस्ताद बन गया था। लेकिन बाद में कलर का भी ज़माना आया, डिजिटल का ज़माना आया और ये वक्त बदलता गया।
तो आज भी मैं फोटोग्राफी को अपने से अलग नहीं कर सकता। तब पुराने ज़माने के 120 कैमरे हुआ करते थे, 110, फिर 120, फिर 35 mm, फिर FX फॉर्मेट के आए, SLR कैमरे, और फिर DSLR कैमरे, और अब मिररलेस कैमरे। तो ये ज़माना अब मिररलेस का है। तो काफ़ी समय से जब मैंने बदलते हुए देखा कि 40 वर्षों में वास्तव में स्कूल के दिनों से और आज तक ये जो बदलता युग है, ये जो देखा तो अच्छा लगा। शायद आज के लोगों को पता नहीं होगा कि आज के जो मेरे साथी फोटोग्राफर हैं, ये जो बच्चे हैं जो सीखते हैं काम, उनको पता नहीं होगा कि डार्क रूम में कैसे प्रिंट बनाए जाते हैं। लेकिन तब ये सामान्य सी बात थी, डार्क रूम में जाना है और उसे प्रिंट करना ही करना है। इसे सीखना, इसे सीखने में, टच करने में, रिटच करने में और डेवलप करने में बड़ा आनंद भी आता था। साथियों, ये बड़ी रोमांचक यात्रा रही मेरी। मैंने इस फोटोग्राफी में बहुत सारे जगहें देखी, बहुत सारी मैंने ऐसी ऐसी जगहों गया कि जहाँ मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता इतना कि कहाँ कहाँ गया। साइकिल से गया, बाइक से गया, कारों से गया, ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में गया। मैंने लगभग 44 या 45 यात्राएं कर दी हैं हिमालय में, और अभी भी विचार बनता है कि अभी हिमालय की तरफ जाऊं। हिमालय मुझे अपनी तरफ खींचता है, हिमालय का आकर्षण हमेशा बना रहता है। ऐसा लगता है कि अभी चला जाऊं। जैसे आजकल कोरोना है तो मैं जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन दिल करता है कि अभी चला जाऊं। सोच रहा हूं जैसे कोरोना का कुछ असर खत्म होगा तो मैं निकलूंगा और ज़रूर मैं हिमालय की 1-2 यात्राएं ज़रूर कर दूंगा। मैंने एक बार अपनी फ़ोटो की प्रदर्शनी भी लगाई पौड़ी में। कुछ मैंने बड़े प्रिंट बनाए, प्रदर्शनी लगाई। यद्यपि लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जितने लोग आए उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो उससे मुझे एक पहचान भी मिली। पहले मैं फ़ोटोग्राफी करता था तब मुझे पहचान भी मिली, लेकिन ये जो 200-300 रुपये से और 2 लाख 3 लाख रुपए के कैमरे का सफ़र है, ये बड़ा रोमांचकारी है। मैं अपने को फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में रोज़गार से जोड़ने पर, जो मैं अपना रोज़गार करता हूँ, केवल फ़ोटोग्राफी ही है जिससे कि मैं काम करता हूँ, और कोई मेरा साधन नहीं है। और मुझसे पूछा गया है कि मैं इस व्यवसाय से संतुष्ट हूँ, तो हाँ, ज़रूर मैं व्यवसाय से संतुष्ट हूँ। और मेरा सारी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ इसी से चलती है। मैं अपने परिवार का बड़ा हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा मेरे पास जिम्मेदारियाँ थी, तो मैंने बखूबी इनका पालन किया है। और पालन करने के साथ साथ परेशानियाँ तो आती रहती हैं जीवन में, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं कि परेशानियाँ किसके साथ में नहीं आती। हर एक के साथ में परेशानियाँ आती हैं। मेरे साथ भी आई और समय ने उन परेशानियों को हल किया, लेकिन फ़ोटोग्राफी ने मेरा बड़ा साथ दिया है। इसको अगर कोई रोज़गार के रूप में अपनाना चाहे तो ज़रूर अपना सकता है। मेरे भी कई शौक़ थे। साइकिलिंग था, मोटरसाइकिलिंग थी, कार चलाना था, लेकिन ये सब पूरे होते हैं समय के साथ साथ। और ये सब मेरे फ़ोटोग्राफी का कमाल ही था कि जो मैं ये सारी चीज़ें समझ पाया। और अगर मुझे पूछा गया कि अगर आप फोटोग्राफ़र नहीं होते तो क्या होते? दोस्तों, राइफ़ल शूटिंग मेरा शौक़ रहा है। तैराकी, राइफ़ल शूटिंग, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, ये मेरे शौक़ थे। लेकिन निशानेबाजी, राइफ़ल शूटिंग मेरा शौक़ पहले से ही है, अभी तक है। ये कम नहीं हुआ, बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैं 1980 मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1980 से मैंने कैमरा पकड़ा था और उसी दौरान मैंने राइफ़ल शूटिंग का काम सबसे पहले मैंने एक फायर किया था 1980 में। तब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था और मैं धमाके से बड़ा डरता था। लेकिन मेरे एक दोस्त मित्र शैलेश जोशी ने मेरी बड़ी मदद की, मेरे कान बंद किए और मैंने अंधेरे में एक फायर किया, तो अच्छा लगा उस समय। मेरा उस समय से शुरुआत ये है निशानेबाजी की। बाद में मैं एक राइफ़ल शूटिंग क्लब से जुड़ा। हमारे ज़िले में जिला राइफ़ल शूटिंग एसोसिएशन पौड़ी गढ़वाल है। 1990 से मैं उस क्लब का सदस्य हूँ, आज भी हूँ। और आयोजन के साथ साथ हम वहाँ पे प्रतियोगिताएं भी करते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, अच्छे शूटर आते हैं, बहुत बढ़िया शूटर आते हैं। और लगातार अनगिनत बार हम प्राइज़ ले चुके हैं वहाँ से। अच्छे शूटर हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ही प्राइज़ लिए हैं। बहुत सारे शूटर हैं, बहुत अच्छे शूटर हैं। एक दिखाई देता है उसमें कि हाँ, राइफ़ल शूटिंग क्या चीज़ होती है। दर्जनों बार
अनगिनत प्राइज़ मिले हैं, मैं यूँ बोलूँगा करीब 5 या 6 बार तो मैं ओवरऑल चैम्पियन बना हुआ। और बल्कि लेटेस्ट 2020 में जनवरी में इस समय भी हमारे धीरज गर्ब्याल जी ने वहाँ पे राइफल शूटिंग आयोजित की थी पौड़ी में हमारे। और मुझे इतना शौक़ था कि मुझे बम्बई जाना था अपने मित्र नरेंद्र सिंह चौहान जी के साथ में, जो दिल्ली में रहते हैं, किंतु मैं जा न सका क्योंकि राइफल शूटिंग उस दौरान आ गई थी। और मैंने घूमने के बजाय मुझे राइफल शूटिंग करना मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस राइफल शूटिंग में फिर एक बार इस वर्ष भी जिला स्तर पर ओवरऑल चैम्पियन बना। और मुझे टीएम साहब ने 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया और 1,000 रुपये के अन्य पुरस्कार भी दिए हैं। तो खैर इस अवसर पर, इस लिव सेशन के अवसर पर मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजित किया। काफ़ी साल से नहीं हो पाई थी, पहले यह हर वर्ष होती थी लेकिन नहीं हो पाई थी। इस समय उन्होंने आयोजित की और इसमें अच्छे पुरस्कार भी रखे। उसके साथ ही जो समिति है हमारी राइफल शूटिंग एसोसिएशन समिति, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। गोली चलाना, आग्नेयास्त्र हैं, कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं उससे, लेकिन सारे लोग मिल करके इस तरह से उस प्रतियोगिता को अंजाम देते हैं कि कोई दुर्घटना न हो। हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है। कई नौसाखिए भी आते हैं, सीखते भी हैं, इनाम भी ले जाते हैं। साथ ही ये मेरी शूटिंग वाली बात थी। मुझसे पूछा गया कि प्रकृति को आपने अपना विषय क्यों चुना। खिरसू एक ऐसी जगह है जो प्रकृति के बीच में है। यहाँ प्रकृति ही प्रकृति है। यूँ बोलें तो ग्रामीण परिवेश से लेकर के खिरसू तक बहुत बढ़िया प्रकृति है। यहाँ का जो वातावरण है शांत है, ठंडा वातावरण है। हर साल के हर महीने में यहाँ आया जा सकता है। अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो शांति मिलेगी उसको। यहाँ से हिमालय के दृश्य तो बोलने क्या है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार है, विस्मयकारी हिमालय है। मैं समझता हूँ पौड़ी और खिरसू से सबसे लंबा हिमालय दिखाई देता है, सबसे लंबा। मैंने कई बार इसको अलग अलग चोटियाँ और पूरे पैनोरमा में खींचा है, पूरा हिमालय। यद्यपि इसको एक शॉट में लेना बड़ा मुश्किल है, मैंने इसका पैनोरमा बनाया तब जा कर के ही मैं इसको ले पाया। तो ये बहुत सुंदर जगह है और प्रकृति के परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, तो मैंने प्रकृति को ही अपना विषय चुना। ज़्यादातर मैं प्राकृतिक फ़ोटोग्राफी करता हूँ। प्रकृति के रंग मेरे को अच्छे लगते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जो भी रंग दिखाई देता है मैं खींचता हूँ। सनसेट है, सनराइज़ है, प्राकृतिक फूल होते हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, शहर हैं, इन सब में प्रकृति निवास करती है। प्रकृति हमको जोड़ के रखती है और ये प्रकृति का ही कमाल है कि मैं फ़ोटोग्राफी से जुड़ा रहा। प्रकृति ने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया कि कैमरा पकड़ो और मुझे देखो। आज भी मैं प्रकृति को ही अपना गुरु मानता हूँ कि किस तरह से प्रकृति ने मेरे को अपने साथ खींच के रखा। ये मेरे को अपनी तरफ खींचती है और बुलाती है कि आप आओ, तो मैं अपना कैमरा पकड़ता हूँ और चला जाता हूँ प्रकृति की तरफ के किस तरह से मैं प्रकृति को अपने अच्छे तरह से ले सकूँ। आप जानते हैं कि कोई भी फ़ोटोग्राफ अगर हमने कभी खींच लिया, कोई यात्रा की, वहाँ से हम कोई फ़ोटोग्राफी करके ले आए, तो हमारे लिए एक इतिहास होता है। कई अच्छी फ़ोटोग्राफी हो जाती है। बहुत सारे चित्र ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में हमारे लिए ऐतिहासिक चित्र होते हैं। यद्यपि अच्छे फ़ोटोग्राफ की कमी बहुत खलती है। हमारे पास अच्छे फ़ोटोग्राफ कम होते हैं। जब हम खींचते हैं, हज़ारों खींचते हैं, हज़ारों फ़ोटोग्राफ खींच के लाते हैं, किंतु उसमें अच्छे फ़ोटोग्राफ बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। ऐसी बात नहीं, किसी न किसी दृष्टि से वो अच्छे होते ही हैं। मुझसे पूछा गया कि अगर भविष्य में आपके क्या सपने हैं, एज ए फोटोग्राफर मेरे क्या सपने हैं। तो सपने तो खैर सभी देखते हैं। सपनों के रूप में मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी एक सभी अच्छे फ़ोटोग्राफ को कलेक्ट करके एक मैं एल्बम बनाऊँ। एक तो मेरा ये सपना है। उसके बाद कुछ लिखूँ उनके बारे में, जो मेरे अच्छे चित्र हैं, 100-200 जो भी अच्छे चित्र होंगे उनकी एक बड़ी सी एल्बम बना करके उन चित्रों के बारे में, उस स्थान के बारे में लिखूँ, लोगों को बताऊँ। उससे पता चलेगा कि ये जगह कौन सी है। कभी कभी जो पर्यटक है वहाँ तक नहीं जा पाता है। जहाँ हम गए हैं वहाँ तक हो सकता है कोई पर्यटक न गया हो, तो उसके बारे में लिख करके वो वहाँ का आनंद ले सकता है। एक मेरा ऐसा विचार है कि मैं भविष्य में ऐसा करूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ोटो गैलरी टाइप में बनाऊँ।
एक ऐसा घर बनाऊं कि जिसमें मेरी अच्छी अच्छी खिंची हुई फ़ोटोग्राफ हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं, उन्हें मैं फ्रेम करके बड़े साइज में रखूं, ताकि लोग आएँ, हमारे खिरसू में आएँ, देखें कि हाँ, ये यहाँ पे ये चीज़ मिलती है। खिरसू को तो मैंने कई तरह से खींचा है, पौड़ी को, खिरसू को। पौड़ी तो हमारी रग रग में बसता है, पौड़ी को तो मैं लगातार खींचता रहता हूँ, खिरसू को भी मैं कई तरह से खींचता रहता हूँ, सुबह शाम दिन में। प्रकृति के तो कई रंग रूप होते हैं। सुबह अलग होती है, दिन में अलग होती है, शाम को अलग हो जाती है, और ये बदलता रहता है और बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति आपको जोड़ के रखती है। इसी सेशन में मुझसे पूछा गया कि युवाओं को क्या संदेश देंगे। युवाओं को कहने के लिए आजकल ज़्यादा कुछ नहीं है। युवा लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर फोटोग्राफी को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से वे सीख भी सकते हैं, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वे फोटोग्राफी का कोर्स भी कर सकते हैं। वैसे तो आजकल सारे लोग फोटोग्राफर हैं, लेकिन फोटोग्राफी वास्तव में जैसा है, वैसा जैसा लोग समझते हैं वैसा नहीं है। जैसा आम आदमी की धारणा होती है वैसे नहीं। ये बड़ा जटिल विषय है, और प्रकृति को एक खूबसूरत अंदाज में देखने का अपना एक नज़रिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है कि मैं कितना देख रहा हूँ, कैसा देख रहा हूँ, किस रूप में देख रहा हूँ। प्रकृति अपने हर रूप में खूबसूरत होती है, हर रूप में। ऐसा नहीं है कि इस समय अंधेरा है तो तब खूबसूरत नहीं है, अंधेरे में भी खूबसूरती होती है। ये फोटोग्राफी की पहचान होती है। फोटोग्राफर उसको अपनी आँख से देखता है, अपने नज़रिए से देखता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता रहता है। तो युवाओं को ये है कि वो एक अच्छा प्रशिक्षण लें, अगर उनकी रुचि है तो तभी जा कर के लें, या वे किसी अच्छे फोटोग्राफर के सानिध्य में रहें, फ़ोटो की तकनीकें सीखें और उसको अपना रोज़गार भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल फ़ोटोग्राफ़ी हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, लगभग सभी क्षेत्रों में फ़ोटोग्राफ़ी का बड़ा महत्व है। बिना फ़ोटोग्राफ़ी के संभव नहीं है। न्यूज़ चैनल से लेकर के हर जगह बिना फ़ोटो वीडियो के काम नहीं चलता है। हम देख भी नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या हुआ, लेकिन देखो अभी आज एक विमान दुर्घटना केरल में हुई और हम यहाँ देख रहे हैं। ये फ़ोटोग्राफी का कमाल है, डिजिटल युग का कमाल है कि हम तुरंत देख पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को इस क्षेत्र में रोज़गार मिल सकता है, अच्छा है। अगर किसी को जुनून है तो रह सकता है, बहुत बढ़िया रोज़गार है और अपने जीवन का आनंद भी ले सकता है। इस तरह से रोज़गार तो बन सकता है, पर जुनून होना चाहिए इसमें। मुझसे पूछा गया कि पर्यटन के क्षेत्र में और क्या संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में फ़ोटोग्राफी की क्या संभावनाएं हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में तो फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत अच्छा है। पर्यटन से अगर आदमी, एक कोई फ़ोटोग्राफ़र पर्यटन से अपने को जोड़े तो कई तरह के प्लान कर सकता है, उससे उसको आजीविका मिलेगी। जोड़े तो सही, एक बार वो पर्यटन से जुड़े, अपने कैमरे से जुड़े, यात्रा से जुड़े, तो बहुत सारा रोज़गार उसको मिल सकता है। और पर्यटन के क्षेत्र में तो उत्तराखंड तो धनाढ्य है ही। सभी धार्मिक स्थान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कई ऐसे जगह हैं कि जो अनाम जगह हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत। घास के मैदान हैं, लकदक हिमालय से ढके हुए पहाड़ हैं, नदियां हैं, घाटियां हैं, ऐसी अनजान जगह हैं कि जहां वास्तव में पर्यटक नहीं पहुंच पाता है, उन्हें पता ही नहीं है, वो पर्यटन के मानचित्र पे हैं ही नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार से भी मेरी कुछ अपेक्षा है। मुझे पूछा गया था कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं फ़ोटोग्राफी के क्षेत्र की बात करूँ तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में सरकार अगर चाहे तो फिल्म उद्योग को भी जोड़ सकती है, एडवेंचर को भी जोड़ सकती है, फोटोग्राफी को भी जोड़ सकती है। और अगर इसमें जो रोज़गार पाने वाले लड़के हैं उनको अगर अवसर मिला, सरकार उनको मदद दे, तो ऐसी बात नहीं है, रोज़गार बहुत मिल सकता है इसमें। यहाँ पे पहाड़ों में कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं। फ़ोटोग्राफी को सीखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट बन जाए, इंस्टीट्यूशन बन जाएं, जगह जगह बने। कोई बच्चा फ़ोटोग्राफी सीखना चाहता है तो इंस्टीट्यूशंस हों वहाँ पे। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि
कक्षा 1 से ही फोटोग्राफी विषय शिक्षा के साथ साथ जोड़ा जाए कि फोटोग्राफी कैसी की जाए, शिक्षा के साथ साथ फोटोग्राफी को भी जोड़ा जाए, ताकि जब वो अपनी पढ़ाई समाप्त करे तो एक रोजगार परक शिक्षा उसे मिल सके और वो फोटोग्राफी को भी अपना व्यवसाय चुन सकता है। अन्य तरह से भी एडवेंचर को भी, फिल्म उद्योग को भी इससे जोड़ा जा सकता है। और इसकी जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना रोजगार परक शिक्षा पढ़ें। अन्यथा हम लोग केवल पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं, पास हो रहे हैं और बस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं, केवल कुछ कंपटीशन देते रहते हैं, कोई निकल गया, कोई नहीं निकला। जो नहीं निकला वो क्या करेगा? तो अगर शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा हो, फोटोग्राफी को जोड़ा जाए इसमें, एडवेंचर को जोड़ा जाए, फिल्म उद्योग को जोड़ा जाए इसमें, तो उत्तराखंड में इस चीज़ की अपार संभावनाएं हैं। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए सामान्य बात है, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड को नहीं देखा है, मैं कहूँगा कि वे आएँ, देखें इसकी खूबसूरती को। बड़े अच्छी जगह हैं, बहुत सुंदर है। फिल्म के लिए तो क्या बताएं, ऐसी जगह हैं कि जहाँ वास्तव में जा कर के आने का मन नहीं करता है, सोचते हैं यहीं रह जाएं। इस तरह से उत्तराखंड बड़ा विस्मयकारी है। हिमालय विशेषकर उसमें विस्मयकारी तो है ही, प्रकृति भी है। उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड इसमें जो है बहुत खूबसूरत है। इसमें सभी संभावनाएं हैं पर्यटन के लिए। तो यहाँ पे अगर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में फोटोग्राफी को भी बढ़ावा दिया जाए, एडवेंचर को भी बढ़ावा दिया जाए, तो क्यों नहीं यहाँ पे सभी लोग अपना रोजगार बना सकते हैं। और कुछ सुविधाएं अगर यहाँ पे दे दें, तो कुछ सुविधाएं अगर सरकार यहाँ पे बना दे, जैसे कि यहाँ से पलायन का एक बड़ा मसला है। ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर में देख पाते हैं, सालों में एक बार घर आ पाते हैं। तो एक तरह का पलायन है, रोजगार की बड़ी कमी है। शिक्षा के साथ अगर रोजगार को जोड़ा जाए, फोटोग्राफी, फिल्म, एडवेंचर, इन सबको अगर शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, तो यहाँ का युवा जो है पलायन नहीं करेगा, वो यहीं रह जाएगा, अपना व्यवसाय यहीं चुन लेगा। नौकरी न भी मिलेगी तो अपना काम तो कर ही लेगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है। फोटोग्राफी व्यवसाय से भी जुड़ करके भी, पर्यटन से जुड़ करके भी, एडवेंचर से जुड़ करके भी ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बड़ी कमी है। अच्छी सड़कें हों, आवागमन के साधन अच्छे होने चाहिए, ताकि बाहर के लोग यहाँ आएँ, पर्यटन को देखने के लिए यहाँ आएँ, रहें, खाने ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हों, पानी बिजली की प्रचुरता हो। यहाँ पे पानी बिजली है, लेकिन ये बीमार इकाई के रूप में है। आई तो आई, गई तो गई, कुछ पता नहीं है। नेटवर्क का भी कुछ पता नहीं। मैं भी इस समय काफ़ी दूरी से आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप तक मेरी बात कितनी क्लियर पहुँच पा रही है, मेरा चित्र आप तक कितना अच्छा आ पा रहा है। नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है। और यहाँ के लोगों को पर्यटन के लिए अगर कुछ प्रोत्साहित किया जाए, जैसे होम स्टे है, ये बढ़िया है। होम स्टे के साथ साथ फोटोग्राफी को भी जोड़ा जाए, फिल्म को भी जोड़ा जाए। कोई फिल्म बनाना चाहे, उत्तराखंड में आना चाहे, उनके रहने खाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ वो रह सकें। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे फिल्म के लिए बहुत अच्छी जगह हैं कि जहाँ फिल्म शूट की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ऐसे कुछ जगहों को चिन्हित करके उन्हें मानचित्र पे लाया जाए। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि रहने के लिए हो जाए, रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे ऐसी हो कि हो जाए, चाहे कम समय के लिए हो, विषम परिस्थितियों पे न जाया जाए। उत्तराखंड में जैसे बरसात है, इस समय जाना नहीं चाहिए ज़्यादा ऊंचाई पे, लेकिन बरसात के बाद में तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता है, आदमी आ जा सकता है। ऐसी जगह जा सकता है कि जहाँ पे अच्छी शूटिंग की जा सकती है। कई बुग्याल हैं, आली बुग्याल है, दयारा बुग्याल है, हमारा बेदनी बुग्याल है, जहाँ तक जाना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जाने के लिए कुछ सुविधाएं हों, वहाँ ठहरने के लिए कोई बनाए, तो जा सकती है। अपनी टीम लेकर के लोग जा सकते हैं, वहाँ पूरी टीम के सदस्यों के साथ वहाँ जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएं अपना काम करके। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, एडवेंचर को भी मिलेगा, और फोटोग्राफी तो है ही, फिल्म इंडस्ट्री तो है ही। साथ ही उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग भी एक अच्छा है। पैराग्लाइडिंग को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। कहीं ऊंचाई पे जा करके वहाँ से पैराग्लाइडिंग करके नीचे आया जा सकता है। ये भी एक रोमांचकारी अच्छा काम है, जिससे कि पर्यटन बढ़ सकता है।
मनाली, कुल्लू मनाली में ऐसा कुछ होता है। मैं गया तो नहीं, लेकिन वहाँ मैंने देखे कई वीडियोज़ कि वहाँ पे अच्छा रोज़गार कर रहे हैं लड़के। कुल्लू मनाली में फ्लाइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग में अच्छा रोज़गार मिल जाता है। तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके क्षेत्र में, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में यहाँ पे ना हो सके। यहाँ पे बिल्कुल पूरी संभावनाएँ हैं। उसके साथ साथ फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तो है ही है। बिना फ़ोटो वीडियो के तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमने कल क्या किया था। फ़ोटो है तो इतिहास है हमारे पास। हमने क्या किया उसे फ़ोटो में सहेज सकते हैं, अपनी यादों को सहेज सकते हैं। और एडवेंचर, फ़ोटोग्राफी और पर्यटन को एक साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं। मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है। मेरा जीवन वैसे बड़ा संघर्ष में गुजरा है। बचपन में ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ले सकता था और कैमरा खरीदने की जैसी ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन मेरा शौक करके मैंने कैमरे खरीदे और आज मैं नवीनतम कैमरों से काम करता हूँ। तो ये मेरा जुनून था कि मैं ऐसा कर पाया। तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं। जिसका जुनून रहेगा तो वो कर सकता है। और मुझे फ़ोटोग्राफी की तरफ प्रकृति ने ही खींचा है। तो आज आप, चाय और समीर में इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लिप सेशन, और विशेषकर मैं आभारी हूँ अपने समीर शुक्ल जी का और कविता शुक्ल जी का और योशिता जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस सेशन में। सभी के लिए एक बार फिर से अभिवादन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।